मैं नीरज चौधरी अस्मिता स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। और आज का जो क्लास है वो 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है वो उसका होने वाला है। और ये क्लास आप लोग बहुत अच्छे से देखिएगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को क्लास अच्छा लगेगा। और अब आप लोग के पास समय तो बहुत कम है। करना क्या है, इसको देखना भी है और इसको प्रैक्टिस भी करते चल जाना है। और कोशिश करना है कि सबको रिवाइज कर लेना अच्छे से। और कहीं पर भी कोई समस्या हो अगर आपको, तो कमेंट बॉक्स खुला रहता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। अब ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है। और ये सब क्वेश्चन कुछ ज्यादा हार्ड भी क्वेश्चन नहीं है। जिस लेवल का क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछता है उस लेवल का क्वेश्चन बनाया गया है। उम्मीद करूंगा आप लोग का जो क्वेश्चन होगा आप लोग को समझ में अच्छा आएगा। और आप लोग से भी क्वेश्चन बनेगा, ऐसा क्वेश्चन दिया गया इसमें। देखिएगा, पहला क्वेश्चन कर रहा है बच्चा रे कि ऊर्जा संरक्षण क्या है। ऊर्जा संरक्षण क्या है? तो आपने पढ़ा होगा कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न कर सकते हैं न ही नष्ट कर सकते हैं। ऊर्जा का केवल क्या होता है, तो रूपांतरण किया जा सकता है, एक रूप से दूसरा रूप में उसको बदला जा सकता है। तो यहां कह रहा है कि किसी विलगित निकाय में कुल आवेश का बीजगणित योग नियत रहता है। बच्चा ये ऊर्जा नहीं होगा, यहाँ पे होना चाहिए आवेश होना चाहिए, आवेश संरक्षण होना चाहिए। आवेश संरक्षण क्या है, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। तो कह रहा है बच्चा देखो, किसी विलगित निकाय में कुल आवेश का जो बीजगणित योग होता है वो हमेशा क्या रहता है, नियत रहता है। यानी कि आवेश को न तो बढ़ा सकते हो, न उत्पन्न कर सकते हैं, न नष्ट कर सकते हैं। जब आवेश उत्पन्न नष्ट नहीं होगा तो आवेश हमेशा क्या रहेगा, नियत रहेगा। ब्रह्मांड में कुल आवेश, कुल धन आवेश व कुल ऋण आवेश की मात्रा संरक्षित है। आवेश को न ही हम उत्पन्न कर सकते हैं और न ही इसे नष्ट कर सकते हैं। मतलब इसका आंसर अगर देखा जाए तो यहां से लेके अगर आप यहां तक लिख दोगे तो इसका आंसर आपका बन जाता है कि आवेश संरक्षण क्या है भाई। तो आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं, यही तुम्हारा क्या है, तो आवेश संरक्षण कहलाता है। चलो ध्यान से देखना, कहीं पर लगे बच्चा कोई दिक्कत होने, वैसे दिक्कत होना नहीं चाहिए। बहुत आसान भाषा में, सरल भाषा में इसको बनाया गया। उम्मीद करता हूं आप लोग को अच्छा जरूर लगेगा। आगे आओ, अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देख बच्चा, ये क्वेश्चन जो है ना वो बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाला सबसे झकास क्वेश्चन 2 मार्क्स में। और ऐसा सब क्वेश्चन बिहार बोर्ड हमेशा पूछता है बच्चा, हमेशा पूछता है, 1 साल 2 साल करके हमेशा ही सब क्वेश्चन पूछवे करता है। ये सब उनको बोल रहा है कि लॉरेंज बल क्या है। भाई लॉरेंज बल क्या है, तो लॉरेंज बल जो होता है वो विद्युत बल और चुंबकीय बल का जो योग होता है, ये तुम्हारा लॉरेंज बल कहलाता है। देखो क्या लिखा हुआ है, लॉरेंज बल एक विद्युत क्षेत्र E में और चुंबकीय क्षेत्र B में वेग V के साथ चलते हुए आवेशित कण Q पर लगाया गया बल है। यानी कि विद्युत क्षेत्र E और चुंबकीय क्षेत्र B में भी वेग से अगर कोई आवेश गति करेगा तो उस पर जो बल लगेगा, दोनों बल लगेगा, तो वो जो बल लगता है वही बल तुम्हारा क्या है, लॉरेंज बल है। आवेशित कण पर संपूर्ण विद्युत चुंबकीय बल F को लॉरेंज बल कहा जाता है। यानी कि जो दोनों बल होता है ना, संपूर्ण विद्युत और चुंबकीय बल, यही तुम्हारा लॉरेंज बल कहलाता है। डच भौतिक वैज्ञानिक हेनरिक ए लॉरेंस के बाद द्वारा दिया गया था। मतलब ये भाई लॉरेंज बल कौन दिया था भाई, तो डच वैज्ञानिक था, हेनरिक ए लॉरेंज था जो इस बल के बारे में बताए थे। ठीक है, मतलब ये समझो सीधा कि लॉरेंज बल यानी कि किसी आवेश पर विद्युत बल और चुंबकीय बल का योग लॉरेंज बल कहलाता है। लॉरेंज बल कहलाता है। इसे FL से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। FL भी दे सकते हो या F भी दे सकते हो। तो FL कितना होगा, तो FE आप प्लस में FM। विद्युत बल और चुंबकीय बल का जो संयोग होगा वही तुम्हारा लॉरेंज बल कहलाता है। अगर चाहोगे ना तो F बराबर कितना होता है, क्यू भी होता है, प्लस में M बराबर क्यू भी बी साइन थीटा होता है। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे बच्चा इसको तो F बराबर क्यू कॉमन आ जाएगा, वेक्टर भी प्लस में वेक्टर भी क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी, यहां पर वेक्टर लगा ले। ये वेक्टर फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, ये लॉरेंज बल हो गया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले सब बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन देखा, अगला क्वेश्चन क्या करे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है
कि विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करें और इसका ऐसा ही मात्रक लिखें। तो जब किसी प्लेट को एक समरूप चुंबकीय विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस प्लेट से जितना विद्युत क्षेत्र रेखा गुजरती है, जितना विद्युत क्षेत्र रेखा पास करती है, उसका जो कुल संख्या होता है बच्चा, वही तुम्हारा क्या कहलाता है? वही तुम्हारा कहलाता है विद्युत फ्लक्स कहलाता है। बात समझ रहे हो? किसी प्लेट से होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखा की कुल संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूं, ध्यान से देखो। कह रहा है विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से बद्ध विद्युत बल रेखा की संख्या की माप होता है। यानी जितना विद्युत बल रेखा किसी काल्पनिक पृष्ठ से पास करेगा या किसी पृष्ठ से पास करेगा, उसका जो कुल संख्या होगा वो तुम्हारा क्या कहला जाएगा? तो विद्युत फ्लक्स कहला जाएगा। अब वो इसको किसे सूचित करता है? इसे फाई से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है, इसे फाई से सूचित किया जाता है। विद्युत फ्लक्स को लोग किससे सूचित करता है? तो फाई से सूचित करता है। इसका फॉर्मूला था फाई बराबर ई ए इंटू होता है कॉस थीटा होता है। फाई बराबर ई ए कॉस थीटा होता है। और इसका जब एस आई मात्रक बोलोगे तो फ्लक्स का फाई का जो एस आई मात्रक होता है वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अब बट्टा में क्या होता है? कूलम। क्या बोल रहा है? फ्लक्स को परिभाषित करना भाई, तो फ्लक्स का तो परिभाषा हो गया। और इसका एसआई मात्रक बोल रहा है, तो इसका एसआई मात्रक कितना होता है? एनएम स्क्वायर बट्टा सी होता है, इसका फ्लक्स का मात्रक हो गया। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। आगे आओ, देखा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बच्चा बोल रहा है कि एक क्षण चुंबक की निरक्षीय स्थिति व अक्षीय स्थिति को समझाइए। अरे अक्षीय स्थिति क्या होता है? अगर मान लो ये क्षण चुंबक है, तो यहाँ पर अगर r दूरी पर कोई पॉइंट P है तो ये कौन स्थिति कहलाएगा? ये अक्षीय स्थिति कहला गया। और निरक्षीय में क्या होता है? अगर ये क्षण चुंबक है तो ये लंबवत माने यहाँ पर P है और यहाँ पर तो B निकालता, तो ये कौन सा स्थिति हो गया? निरक्षीय हो गया। यहाँ B निकालोगे तो ये अक्षीय हो गया, ऊपर B निकालोगे तो तुम्हारा निरक्षीय या विषुवत स्थिति हो जाता है। तो देख क्या बोल रहा है, कह रहा है अक्षीय स्थिति में बोल रहा है कि जब कोई बिंदु जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है, जहां पर ज्ञात करना होता है, बढ़ाए गए चुंबकीय अक्ष पर होता है, तो उस चुंबक के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में कहा जाता है कि अक्षीय स्थिति में किसी छोटे वैद्युत द्विध्रुव का विद्युत क्षेत्र उतनी ही दूरी पर निरक्षीय स्थिति की तुलना में कितना गुना होता है, जो बात है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। निरक्षीय स्थिति क्या बोल रहा है? ये कह रहा है कि जब कोई बिंदु विद्युत द्विध्रुव किसी भूमध्य रेखा, भूमध्य मतलब ये भूमध्य रेखा हो गया, रेखा पर स्थित होता है, भूमध्य रेखा पर स्थित होता है, तो तब भूमध्य रेखा पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस स्थिति को निरक्षीय स्थिति कहा जाता है। निरक्षीय स्थिति में बिंदु द्विध्रुव के अक्ष के समद्विभाजक स्थित होता है। भाई जब अक्षीय बोलेगा तो क्षण चुंबक के अक्ष से जो रेखा पास करेगा, अगर क्षण चुंबक के अक्ष से गुजरने वाली रेखा पर अगर तो विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करता है तो ये अक्षीय स्थिति कहलाता है। और निरक्षीय क्या होता है? अगर क्षण चुंबक के समद्विभाजक ऊपर में या समद्विभाजक नीचे में अगर तो विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करता है तो ये थोड़ा कहलाता है निरक्षीय स्थिति कहलाता है। बात समझ रहे हो? क्षण चुंबक के अक्ष से गुजरने वाली रेखा पर अगर चुंबक के बाहर विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करता है तो ये अक्षीय स्थिति हो गया। और अगर क्षण चुंबक के लंब द्विभाजक ऊपर में अगर विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करते हो तो ये थोड़ा हो गया निरक्षीय स्थिति हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पर कि संट क्या है? संट क्या है भाई? तो तू पढ़ा होगा कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए संट का उपयोग करता है। संट नगण्य प्रतिरोध का एक चालक तार होता है, इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है और ये किसी परिपथ में धारा को मोड़ने के लिए इसका ज्यादा से ज्यादा इसका उपयोग किया जाता है। कह रहा है कि संट एक अत्यंत कम प्रतिरोध वाला अवरोधक द्वार उत्पन्न होता है, मतलब एक बहुत नगण्य प्रतिरोध वाला एक प्रतिरोधक की तरह काम करता है जो किसी अन्य अवरोधक के साथ समांतर में जुड़ा होता है। गैल्वेनोमीटर विशाल धाराओं को मापने के लिए संट का उपयोग करता है। इसका उपयोग डायोड के रूप में भी किया जाता है। यानी कि गैल्वेनोमीटर से अगर धारा को नापना है तुझे, तो तुझे क्या करना होगा? गैल्वेनोमीटर के समांतर में संट को लगाना होगा। अगर ये तुम्हारा बच्चा गैल्वेनोमीटर होगा तो इसके समांतर में तो किसको लगा देगा? तो बच्चा तू लगा देगा संट को लगा देगा। अगर संट को लगा दिया तो ये गैल्वेनोमीटर ज्यादा से ज्यादा धारा को माप सकता है और अगर संट को नहीं लगाएगा तो ये माप नहीं सकता है। ठीक है, और इसका संट का उपयोग किस रूप में होता है? तो डायोड के रूप में भी परिपथ में किया जाता है।
आगे देखो, शंट का उपयोग बोल रहा है, तो गैल्वेनोमीटर में बड़ी धाराओं को निर्धारित करने के लिए शंट का उपयोग किया जा रहा है। बात समझ रहा है, मतलब बड़ी धाराओं को मापने के लिए गैल्वेनोमीटर में शंट का उपयोग किया जाता है। अगला बोला, यह सर्किट की सुरक्षा करता है, मतलब गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध कम होता है, तो इससे क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा धारा किससे सप्लाई हो जाएगा, शंट से सप्लाई हो जाएगा, तो कम धारा किससे सप्लाई होगा, गैल्वेनोमीटर से, जिस कारण गैल्वेनोमीटर परिपथ में जलने से बच जाता है। तो यानी कि यह सर्किट की सुरक्षा भी प्रदान करता है। ठीक है, आगे आओ, कहाँ गया, हाँ चलो इसका स्क्रीनशॉट ले ले भाई, और सब क्वेश्चन को बच्चा करना पता है, कॉपी में इसको नोट कर लेना और सबको याद कर लेना, रिमेंबर कर लेना सबको। आगे देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चा कि तुम्हारा कि भंवर धारा क्या है, भंवर धारा क्या है, इसके दो उपयोग को लिखिए। तो देख, जब किसी धात्विक प्लेट को असमरूप चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस प्लेट में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण एक धारा उत्पन्न होती है जो उसी प्लेट में घूमती रहती है, तो उसी धारा का नाम हो गया भंवर धारा, जो मतलब भौरियाता रहता है उसी प्लेट में, तो भौरियाने वाला जो धारा होता है वो तुम्हारा भंवर धारा कहलाता है। अब देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, जब किसी भी आकृति अथवा आकार के चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में चलाया जाता है, जैसे मान ले भाई यहाँ पे नॉर्थ पोल हो गया, यहाँ पे साउथ पोल हो गया, यहाँ पर एक प्लेट ले लिया, इस प्लेट को क्या कर क्या कि इसको आगे पीछे इसको चला, आगे पीछे इसको घुमा, जब चलाया जाता है तो चालक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, इस चालक से बद्ध चुंबक, इसका जो चुंबकीय फ्लक्स होगा, इसका जो बचा जो चुंबकीय फ्लक्स होगा में परिवर्तन होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे चालक के समरूप आयतन में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। चालक के समरूप आयतन में एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है जो चालक की गति का अथवा चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन का विरोध करती है। लेंज का नियम याद कर, में जो धारा जो पैदा होगा वो चालक की गति का और फ्लक्स के परिवर्तन का विरोध करता है। चूंकि ये धाराएं जाल में उत्पन्न होती है, जाल मतलब प्लेट में उत्पन्न होती है, धाराओं के समान चक्करदार मतलब ये उत्पन्न होती है, इसमें चक्कर लगाती रहती है, अतः इन धाराओं को भंवर धाराएं कहा जाता है। इन धाराओं को खोज वैज्ञानिक फोको, इसे फोको धारा भी कहा जाता है बच्चा। भंवर धारा का खोज कौन किया था, फोको किया था, इसलिए इसको क्या लोग क्या बोलता है, फोको धारा भी बोलता है, फोको ने किया था, अतः इन धाराओं को फोको धारा भी कहा जाता है। बात समझ रहा है कि अगर किसी चुंबकीय ध्रुव के बीच में किसी चालक प्लेट को और किसी चालक को अगर तो गति कराएगा तो उस चालक प्लेट में क्या होता है कि एक चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उसमें एक भौराने वाली धारा पैदा होती है जो उसी चालक में घूमती रहती है, और उसी धारा का नाम बच्चा क्या हो जाता है, तो भंवर धारा हो जाता है। इसका खोज कौन किया था, फोको किया था, इसलिए इन धाराओं को क्या बोला जाता है, फोको धारा भी कहा जाता है। ठीक है, चलो इसका सब बच्चा स्क्रीनशॉट ले लिया, और बच्चा हर एक क्वेश्चन को लिख लोगे, बहुत झकास क्वेश्चन सब है, ये सब एग्जाम में आने वाला सब क्वेश्चन है, और इन क्वेश्चन को तुझे देखने को मिलेगा एग्जाम में। देखिए कब पूछा हुआ है, 2013 में पूछा हुआ है, 18 में पूछा हुआ है, तो बच्चा 26 में भी इसको पूछा ही जाएगा। ये सब क्वेश्चन को अच्छा से नोट कर लोगे और याद कर लोगे इसको। लगे कहीं पर दिक्कत है बच्चा, कॉमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट जरूर करेगा तू लोग। आगे आओ, अगला देखो, अगला वर्ड कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेरण प्रतिघात से आप क्या समझते हैं। प्रेरण प्रतिघात, वो प्रेरण प्रतिघात का सिंबल XC होता है, 1/ओमेगा C होता है, ये प्रेरण प्रतिघात। अच्छा प्रेरण है ना, प्रतिघात बोला हुआ, धारीय प्रतिघात होगा, प्रेरण बोल रहा है तो XL इजिकल टू वो होता है ओमेगा L, ये धारीय प्रतिघात होता है। धारीय प्रतिघात का फॉर्मूला XL बराबर ओमेगा L होता है। अब वो धारीय प्रतिघात का प्रेरण प्रतिघात का जो होता है SI मात्रक क्या होता है, इसका SI मात्रक बच्चा कौन होता है, ओम होता है, याद कर ले, ओम होता है, ओम होता है, ओम। ये तुम्हारा XL क्या हो गया, तो ये हो गया प्रेरण प्रतिघात हो गया, प्रतिघात हो गया। ठीक है, प्रेरण प्रतिघात का सिंबल XL होता है और फॉर्मूला ओमेगा L होता है, इसका मात्रक होता है तुम्हारा ओम हो जाता है। देखिए यहाँ कह रहा है प्रेरण प्रतिघात, प्रेरण कुंडली का वह गुण होता है, एक प्रॉपर्टी होता है, गुण होता है, जिसके कारण वह प्रत्यावर्ती धाराओं में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। प्रत्यावर्ती धाराओं में होने वाले परिवर्तन का बच्चा ये विरोध करता है, और यह दुष्ट धारा को परिवर्तन में प्रतिरोधक के समान ये काम करता है। बात समझ रहे हैं, यानी यह प्रत्यावर्ती धारा में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है, और यह जो है दिष्ट धारा में किसकी तरह काम करता है, तो प्रतिरोध की तरह ये काम करता है। अगर ये प्रतिरोध की तरह काम करता है तो इसका मात्रक क्या होगा, ओम होगा। ठीक है,
चल, ये सब क्वेश्चन बच्चा छोटा छोटा क्वेश्चन सब है और ये सब क्वेश्चन बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन सब क्वेश्चन को अच्छा से प्रैक्टिस कर लोगे, एक कॉपी लोगे और उस कॉपी में इसको अच्छा से तुम लिख लोगे और जहां पर लगे कोई दिक्कत है तो मैं नीरज सर बैठा हुआ हूँ, कमेंट बॉक्स में आओगे, कमेंट कर दो कि हाँ सर यहाँ पर दिक्कत हो रहा है या कोई क्वेश्चन लगे तुझे पूछना चाहिए, तो वो क्वेश्चन क्या करेगा, कमेंट बॉक्स में आकर तू कमेंट कर देगा। अगले वीडियो में मैं उस क्वेश्चन के बारे में बता दूंगा। चलो आगे बढ़ता हूँ, देखा आगे क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन देखो बच्चा क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है। देख भाई ये क्वेश्चन देख ले, ये तरंग प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग ना, ये तुम्हारा 8वां चैप्टर का क्वेश्चन है और 8वां चैप्टर से तुम्हारा क्वेश्चन पूछा जाता है कि विद्युत चुंबकीय तरंग से आप क्या समझते हैं या विद्युत चुंबकीय तरंग के गुण को लिखिए। ये 8वां चैप्टर से बनने वाला झकास क्वेश्चन होता है और इन चैप्टर से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, या तो एगो 2 मार्क्स का पूछ लेगा, एक मार्क्स का पूछेगा और नहीं तीनों को तीनों तुम्हारा 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लेगा। इन चैप्टर से 5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं बनता है, हमेशा या तो 2 मार्क्स का या 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग उन तरंगों में से एक जो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों की तीव्रता के एक साथ आवधिक बदलावों द्वारा प्रसारित होती है और इसमें रेडियो तरंग, अवरक्त दृश्य प्रकाश, परावैंगनी, एक्सरे और गामा किरण शामिल होती हैं। इसे रेडियो, माइक्रो हो गया, इंफ्रारेड हो गया, दृश्य प्रकाश, अल्ट्रावायलेट, यूवी एक्स किरण या एक्स गामा किरण कहा जाता है। अब ध्यान से सुन, ये जो विद्युत चुंबकीय तरंग होता है ये 7 किरणों का एक समूह होता है। इसमें तुम्हारा कौन आता है भाई, तो देख इसमें जो आता है वो रेडियो तरंग आ जाते हैं, अवरक्त तरंग, मतलब टोटल इसमें 7 तरंग आता है। तो 7 तरंगों का ये समूह होता है जिसे तुझे क्या कहा जाता है, विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। और ये जो तरंग होता है वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत बने संयोग से इसका निर्माण होता है। बात समझ रहे हो, ये जो तरंग होता है इसका जो दिशा होता है वो वेक्टर E क्रॉस B के, तो पढ़ा होगा विद्युत चुंबकीय तरंग का दिशा वेक्टर E क्रॉस B के समांतर में होता है, ऐसे कुछ होता है। ठीक है, देखिए सब क्वेश्चन देखना है कि विद्युत चुंबकीय तरंग जो होता है तो 7 तरंगों का एक समूह होता है जिसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहा जाता है। इसमें तुम्हारा प्रकाश क्या है, प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग हो गया, गामा रे हो गया, अवरक्त तरंग हो गया, सूक्ष्म तरंग हो गया, ये सब विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक समूह होता है। अब इसी में क्वेश्चन पूछा जाता है बुआरी कि ध्वनि कौन सा तरंग है, ध्वनि तोरा विद्युत चुंबकीय तरंग है कि यांत्रिक तरंग है कि दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्वनि याद रखना यह एक प्रकार का यांत्रिक तरंग है, ये विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं। लेकिन प्रकाश क्या है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। ठीक है, आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेजर तरंगों के 4 प्रमुख गुण को लिखें। ये तुम्हारा मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है। मॉडर्न फिजिक्स में तुम्हारा जो होता है वो विद्युतीय उपकरण जो है वो उस चैप्टर का ये अर्धचालक, विद्युत उपकरण का अर्धचालक जो था ना सेमीकंडक्टर वाला, तो वहां का ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, लेजर किरण की 4 प्रमुख विशेषता को लिखना है। तो लेजर किरण उच्च समांतर दिशा में रहते हैं भाई, तो पहला गुण हो गया इसका, ये इसका पहला विशेषता हो गया कि लेजर किरण जो होता है वो उच्च समांतर दिशा में रहता है भाई। दूसरा कह रहा है कि लेजर किरण एक वर्णी तथा कला संबंध होती है, ये एक वर्णी होती है, मोनोक्रोमिक ये लाइट होता है, ये जो होता है ना तुम्हारा ये लेजर जो होता है ये एक वर्णी तरंग, ये एक वर्णी प्रकाश होती है तुम्हारा, या एक वर्णी कला संबंध ये होती है। अगला बोल रहा है लेजर किरण की तीव्र, लेजर किरण को तू क्या कर सकता है भाई, तो तीव्र कर सकता है, इसको तू फास्ट कर, इसकी इंटेंसिटी को तू बढ़ा सकता है। और चौथा बोला कि लेजर किरण दूसरे स्रोतों की अपेक्षा अधिक तीव्रता रखता है। जो अन्य स्रोत होता है बच्चा उससे ज्यादा तीव्रता किसका होता है, तो लेजर किरण का। तू देखा होगा ना, अगर तू टॉर्च बारेगा वो तो टॉर्च का तीव्रता, टॉर्च से जो लाइट निकला उसका तीव्रता, और लेजर की अगर तू बार देगा तो उसका तीव्रता, दोनों में क्या होता है, डिफरेंस होता है। यानी लेजर की तीव्रता को तू बढ़ा सकता है, सबसे अधिक तू बढ़ा सकता है उसको। आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन बोले कह रहा है पूरा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित लेंज के नियम को लिखे। तो लेंज का नियम क्या है, तो लेंज का नियम जो होता है किसी प्रेरण लूप कुंडली में वह उस कारक का विरोध करता है जिससे कि वह उत्पन्न होता है। यानी किसी लूप कुंडली में प्रेरित धारा का दिशा वैसी होती है कि वह उस कारक का विरोध करता है जिससे कि वह उत्पन्न होता है। यही तुम्हारा क्या होता है, तो लेंज का नियम कहलाता है। ठीक है, यहाँ देखो कह रहा है कि लेंज का जो नियम होता है किसी परिपथ में उत्पन्न होने वाले प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव इस प्रकार की होती है कि वह उस कारक का विरोध करता है जिससे कि वह उत्पन्न होता है। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। याद रखें एग्जाम में, एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन कि लेंज का नियम निम्नलिखित में से किसके संरक्षण का पालन करता है।
आवेश का, ऊर्जा का या तुम्हारा द्रव्यमान का, इनमें से कोई नहीं। तो लेंज का नियम जो बच्चा जो होता है वो किसका, तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। और इसकी सहायता से किसी भी लूप कुंडली में प्रेरित धारा और प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को दिखाया जाता है कि उसकी दिशा वैसी होती है कि वह उस कारक का विरोध करता है जिससे कि वह उत्पन्न होता है। ठीक है, चलो इसको स्क्रीनशॉट ले ले। आगे आ जा। अगला बचा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तुम्हारा जो है ना 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और इसको जो यहाँ पर दिया हुआ है तो गॉस का नियम लिखिए और इसे सिद्ध करें। तो सिद्ध कर इसको मैं सबसे लास्ट में बनाऊंगा। ये क्वेश्चन है ना, मैं इसको सबसे लास्ट में बनाऊंगा क्योंकि इसमें इसको नियम को ही बताना है बच्चा और इसको सिद्ध भी करना है। पहले 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है पहले इसको बना लेते हैं और लास्ट में हम लोग इसको बना के क्लास को खत्म कर लेंगे। तो इसको क्वेश्चन को हम लोग रखते हैं, इसको हम बाद में बनाएंगे। यहाँ पर देखो, पहले छोटा छोटा क्वेश्चन सब हम लोग कर लेते हैं। कह रहा है कि प्रकाश वर्ष क्या है, तो सूर्य का प्रकाश एक वर्ष में जितना दूरी तय करता है बच्चा वही तुम्हारा प्रकाश वर्ष कहलाता है ना। सूर्य का प्रकाश एक साल में जितना दूरी तय करता है उसे लोग एक प्रकाश वर्ष बोलता है। देखिए यहाँ बोल रहा है कि प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश निर्वात या वायु में एक वर्ष में तय करता है। मतलब हुआ एक साल में सूर्य का प्रकाश जितना दूर जाता है उसी को लोग बोलता है एक प्रकाश वर्ष बोला जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूँ। ये सब बहुत सिंपल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बच्चा मैं एक बात बताता हूँ, ये क्वेश्चन तुम ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन बच्चा तुम लोग को अथी में नहीं आएगा। ये 12th का क्वेश्चन नहीं है, ये गलती से क्वेश्चन को डाला गया। ये क्वेश्चन तुम्हारा 11th का है और ये क्वेश्चन 11th से पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पर ज्यादा ध्यान मत देना, ये 11th का क्वेश्चन है। ठीक है, आगे आओ। अगला क्वेश्चन देखो। हाँ देखो, ये झकास क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से बच्चा क्वेश्चन सब बनता है। कह रहा है कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त को लिखिए और ये शर्त बच्चा बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का शर्त हमेशा पूछ लेता है और ये क्वेश्चन बीएससी में 2021 में पूछा गया। इसका मतलब इस साल पूछने का संभावना बनता है। और यहाँ कह रहा है देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए प्रकाश किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। आपतन कोण के मान को क्रांति कोण के मान हमेशा अधिक होना चाहिए। मतलब यहाँ पर जो कंडीशन हो गया, ये कंडीशन हो गया कि आपतन कोण का जो मान होगा वो हमेशा क्रांति कोण से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। और क्रांति कोण क्या होता है, तो सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, तो उस कोण को लोग क्या बोलता है, क्रांति कोण कहा जाता है। तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए जो सबसे बड़ा जो तुम्हारा कंडीशन हो गया या जो सबसे बड़ा जो शर्त हो गया वो शर्त तुम्हारा ये हो गया कि इसके लिए आपतन कोण का जो मान होना चाहिए वो क्रांति कोण के मान से हमेशा क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारा शर्त हो गया। इसमें कहीं ना कहीं 2 शर्त दिया हुआ है। पहला शर्त तुम्हारा ये ऊपर का वाला हो गया और दूसरा शर्त बचा तुम्हारा यहाँ से दूसरा शर्त हो गया। इनमें 2 शर्त दिया हुआ है। हमसे क्या वो शर्त पूछा, हमसे खाली शर्त पूछा था, इनमें 2 शर्त दिया हुआ है। ठीक है, चलो इसको स्क्रीनशॉट कर लो भाई। आगे देखो, और ये मेरा जो क्वेश्चन देखना, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन बच्चा बोल रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स को परिभाषा तथा एसआई मात्रक लिखिए। इससे पहले मैं 10 क्वेश्चन कराया था और 10 क्वेश्चन में ये क्वेश्चन भी था। तो अगर ध्यान होगा तो 10 क्वेश्चन में से ये क्वेश्चन हमारा था। तो ये क्वेश्चन को नहीं बताऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को तुझे मैं बता के मैं आगे बढ़ूंगा। यहाँ क्वेश्चन कर बोल रहे कि चुंबकीय फ्लक्स को परिभाषा करें। तो एक समरूप चुंबक के क्षेत्र में किसी काल्पनिक प्लेट से या प्लेट से होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखा का कुल संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। और इसका एसआई मात्रक क्या होता है, इसका एसआई मात्रक वेबर होता है। यानी कि इसको लोग दिखाता किससे है, इसको सूचित करता है लोग फाई से या बच्चा फाई बी से लोग इसको सूचित करता है। यहाँ देखो, चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर किसी पृष्ठ से अभिलंबत गुजरने वाली कुल चुंबकीय बल रेखा कुल संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। और चुंबकीय फ्लक्स का जो एसआई मात्रक होता है तुम्हारा क्या होता है, वेबर होता है, वेबर होता है। ध्यान देना इस चीज को। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा छूटा हुआ था, कुल संख्या छूटा हुआ था, मैं कुल संख्या को मैं यहाँ पर लिख दिया। चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लिया। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगर यहाँ पर देख, ये क्वेश्चन बच्चा बोल रहा है कि विभव मापी के 2 उपयोग को लिखे। तो इसका 2 उपयोग क्या है, पहला है कि विभव मापी की सहायता से किन्हीं 2 सेल के विद्युत वाहक बल का तुलना करना, ये पहला उपयोग हो गया। और दूसरा उपयोग हो गया किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्ञात करना, ये दूसरा उपयोग हो गया। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि विभव मापी के 2 उपयोग मुख्य हैं। विभव मापी के द्वारा 2 सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना, ये पहला उपयोग हो गया। यहां तक बचा तुम्हारा पहला उपयोग हो गया, यहां से तुम्हारा हो गया पहला उपयोग हो गया।
दूसरा बोल रहा है तुलना करना यहां तक, तुलना करना हो गया, तुलना करना यहां तक। और विभव मापी के द्वारा सेल का आंतरिक प्रतिरोध, यानी यहां से तुम्हारा क्या हो गया, यहां से तेरा हो गया दूसरा, विभव मापी के द्वारा सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या हो गया, ज्ञात करना हो गया। बात समझ रहे हो? तो ये तुम्हारा यहां से इसका दो तुलना था, दो उपयोग था, मैं इसको बता दिया। अब मैं आता हूं वो वाला क्वेश्चन पे, गॉस वाला पे। देख गॉस वाला क्या बोलते हैं, यहाँ पे आजा। देख गॉस बोला है, गॉस का नियम तो कार्य, हाँ देख इसको हटा, वैज्ञानिक का नाम है। गॉस ने किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स तथा पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल विद्युत आवेश के बीच एक परिमाणात्मक संबंध स्थापित किया, जिसे गॉस का प्रमेय कहा जाता है। और गॉस का प्रमेय क्या बोलता है, यदि कोई आवेश किसी बंद सतह के भीतर होगा तो उस बंद सतह का जो फ्लक्स होगा वो उसके अंदर के आवेश का 1/ε0 गुना होगा। मतलब वो, अरे देख इसका सत्यापन मैं अगले पेज में मैं कर रहा हूं, ध्यान से देख कि गॉस का जो प्रमेय है, गॉस का प्रमेय किसी बंद सतह का विद्युत फ्लक्स उसके भीतर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसे फाई से सूचित किया जाता है। देखो यानी गॉस बोला कि मान ले कोई बंद सतह है, ऐसे करके कोई बंद सतह है, इसके अंदर में कोई आवेश है, तो ये जो बंद सतह से जो बल रेखा जितना भी पास करेगा, जितना बल रेखा पास करेगा, इसका जो कुल संख्या वो ना फ्लक्स कहलाता है। तो इस बंद सतह का जो फ्लक्स होगा, ये फाई जो होगा, वो अंदर के आवेश का वर्ग कितना, 1/ε0 गुना होता है। यही तुम्हारा गॉस का प्रमेय। तो क्वेश्चन में क्या बोला कि गॉस के प्रमेय को लिखे, इसको सत्यापित भी तो करना था, तो मैंने तो प्रमेय को तो बता दिया, अब इसका सत्यापन तू देख। इसको पहले स्क्रीनशॉट कर ले, इसका सत्यापन देख बच्चा। देख, एक मान ले कि ऐसे करके एक सतह है, एना सतह है, और इसके अंदर में वो क्या है, क्यू आवेश है। तो यहां से आर दूरी पर एक अल्पांश खंड इस सतह का काट, एक छोटा सा खंड काट। तो इस अल्पांश खंड पर जो होगा वो विद्युत क्षेत्र तो इस साइड होगा, इसका एरिया वेक्टर कहां होगा, इधर होगा, dA होगा। तो इसके बीच जो बना कोण होगा बुआरे, ये कोण क्या होगा, थीटा होगा। यहां पर भी तो कुछ ना कुछ कोण बनेगा, तो ये कोण तुम्हारा होगा डी ओमेगा होगा। एकरे तो लोग क्या बोलते हैं, घन कोण बोलते हैं। घन कोण कितना होता है, तो DA cos थीटा बाय r स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, डी ओमेगा। यहां के लिए जो होगा DA cos थीटा बाय r स्क्वायर इज इक्वल टू डी ओमेगा, और यह A cos थीटा बाय r स्क्वायर होता तो यहाँ पे क्या होता, सीधा ओमेगा हो जाता। तो देख, ये अल्पांश खंड, ये जो अल्पांश खंड, इसका फ्लक्स निकाल। बंद सतह के अल्पांश खंड का फ्लक्स वो अरे डी फाई, इसका फ्लक्स डी फाई, क्योंकि अल्पांश खंड का डी फाई होगा तो पूरे फ्लक्स का फाई हो जाएगा। तो डी फाई इज इक्वल टू कितना होगा, E इंटू DA cos थीटा। मुझे क्या करना, मुझे पूरे सतह का चाहिए, तो लिखेंगे संपूर्ण सतह का फ्लक्स। तो संपूर्ण सतह का जो फ्लक्स होगा फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी फाई। और ये सतह तो चारों ओर से बंद है, यहाँ पे क्या लगा दोगे, क्लोज सरफेस का सिंबल अंडा लगा दोगे यहाँ पर। तो डी फाई कितना दिया,
E इंटू डी ए कॉस थीटा। अब बउआ E का वैल्यू कितना, यहाँ पर Q आवेश है तो Q आवेश से R दूरी पर E का वैल्यू कितना होगा, E का वैल्यू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। अच्छा ये जो डी फाई है ना, डी फाई का मान कितना है, E इंटू डी ए कॉस थीटा, E इंटू डी ए कॉस थीटा लगा दिए। अब E का मान कितना देखना, प्लस Q आवेश से R दूरी पर कोई पॉइंट यहाँ पर है तो यहाँ पर E का वैल्यू कितना 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q बटा R स्क्वायर। तू पढ़ चुका है कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का तीव्रता इतना होता है। इंटीग्रेशन किसका होगा, जिसमें D लगा होगा, तो बाहर कौन चलेगा देख तो 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q को बाहर निकाल लिया, अंदर किसको छोड़ दिए, तो डी ए कॉस थीटा बटा R स्क्वायर को अंदर छोड़ दिए। रीजन समझ, क्योंकि इतना इक्वल टू क्या होता है, डी ओमेगा, और ये घन कोण तुम्हारा होता है। यहाँ पर जो एंगल बनेगा ना, इस एंगल का वैल्यू होगा डी ए कॉस थीटा बटा R स्क्वायर होगा। तो देख तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ Q हो गया, अंदर में बोर की बच गई डी ओमेगा बच गया, यहाँ डी ओमेगा आ गया, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q। वो डी ओमेगा का इंटीग्रेशन कितना होगा, ओमेगा। अब तुझे पता है ओमेगा कितना होता है, 4 पाई होता है। ओमेगा कितना बोरे, 4 पाई होता है। तो यहाँ पे डाल दोगे तो फ्लक्स तुम्हारा चलाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू में कितना 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई कट गया तो फाई कितना आ गया, Q बट्टा एप्सिलॉन नॉट। और यही तुम्हारा क्या है, गॉस का प्रमेय हो गया। तो बउआ ये क्या हो गया, तो ये तुम्हारा हो गया गॉस के प्रमेय का सत्यापन हो गया, सत्यापन हो गया। ठीक है, तो गॉस के प्रमेय का सत्यापन तुम्हारा हो गया। इसको ध्यान से देखिएगा, और एग्जाम में ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन ये आता है, और यहां से क्वेश्चन तुम्हारा बनेगा 100% फिक्स है कि गॉस से क्वेश्चन तुम्हारा निकलेगा, निकलेगा मतलब निकलेगा तुम्हारा। ठीक है ना, गॉस से निकल जाए या द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र का जो तीव्रता होता है वहां से, इन दोनों में से वो क्वेश्चन तुम्हारा निकलना है, कंफर्म, 100% कंफर्म है। चलो इसको स्क्रीनशॉट कर ले, और आज के लिए इतना ही। और तुम्हारा मैं 15 क्वेश्चन आज कराया, 15 क्वेश्चन तुम्हारा हो गया, और ये जो क्वेश्चन का जो सीरीज होगा हमेशा आता रहेगा। और बच्चा तुम लोग के पास समय बहुत कम है, कोशिश करना जो क्वेश्चन मैं करा दूं उस क्वेश्चन को तुम लोग प्रैक्टिस कर लेना। और लगे बच्चा कहीं पर कोई दिक्कत, अगर तुझे संभावना लग रहा है कि कोई दिक्कत हो रहा है, तो कमेंट बॉक्स में तू जरूर कमेंट कर दे, कमेंट छोड़ दे कि हाँ सर यहाँ पे मुझे दिक्कत हो रहा है। मैं उस दिक्कत का मैं निवारण अगले क्लास में मैं कर दूंगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।